स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने पाथ आईएएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है आपके एग्जाम को केंद्रित रखते हुए, ये एमसीक्यू सीरीज बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और ये सभी विषयों पर लगभग हम लेकर आए हैं। और इसी क्रम में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री का 2 पार्ट और मिडाइवल हिस्ट्री का 1 पार्ट जो है वो आप लोगों को मिल गया है। आज मिडाइवल हिस्ट्री का दूसरा वीडियो है और इसमें मिडाइवल हिस्ट्री में जितने भी डायनेस्टी है उसका पूरा का पूरा जितना क्वेश्चन कवर किया जा सकता है हमने पूरा करने का प्रयास किया है। और ये डेफिनेटली प्रीवियस ईयर को पूछे गए प्रश्नों के आधार पर उसी को बेस रखते हुए तैयार किया गया है। वर्तमान पैटर्न क्या है उसको ध्यान में रखते तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये आपको निश्चित तौर पे लाभ जरूर पहुंचाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे, अपनी तैयारी कितनी है ये जांचेंगे और किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, क्या ट्रेंड है, इस पर भी जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इन प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए आज हम अपना कक्षा जो है स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास का ये 2nd पार्ट है, ठीक। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके पास क्या है? पहला प्रश्न है दोस्तों कि मलगा जो ताम्रपत्र है वो निम्नलिखित किस शासक से संबंधित है। एक मलगा ताम्रपत्र है, ठीक है, मलगा बिलासपुर ताम्रपत्र निम्नलिखित किस शासक से संबंधित है, ठीक। तो ये पूछा गया है। तो ये क्या इंद्रबल से संबंधित है? दूसरा बात करें, क्या ये ईशान देव से संबंधित है, ये सूरबल से संबंधित है और ये महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित है, ठीक। अब देखिए ये सभी जो नाम आपको दिख रहे होंगे ये सभी के सभी पांडु वंश के शासक हैं, ठीक है, पांडु वंश के शासक हैं, आप जानते हैं, ठीक। अब यहां पर देखिए मलगा ताम्रपत्र का जो संबंध है वो आपको आंसर तो मैं बता देता हूं, आप जानते ही होंगे, अगर स्टार्टिंग भी आपने पढ़ा है तो इंद्रबल से है, ठीक है, इंद्रबल से है जो मलगा ताम्रपत्र का संबंध, ठीक। इसके बाद इंद्रबल के बारे में आप जानते होंगे, ये छत्तीसगढ़ में जो है वो पांडु वंश का संस्थापक माना जाता है। छत्तीसगढ़ में जो सरबपुरी अंतिम शासक था प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके इसने छत्तीसगढ़ में किसकी स्थापना की है? पांडु वंश की स्थापना की है, ठीक। परंतु ये प्रथम शासक ना होकर इसने अपने पिता को शासन करने दिया है। आगे आने वाले जो क्रम है उसमें हम इससे संबंधित प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक। इसके अलावा आप एक चीज यहां पर ध्यान रखेंगे, इंद्रबल ने इंद्रपुर नामक नगर बसाया था। इंद्रपुर नामक नगर जिसे हम खरौद के नाम से जानते हैं, खरौद, ठीक है, इंद्रपुर नामक नगर बसाया था जिसको हम खरौद के नाम से जानते हैं। इंद्रबल के 4 पुत्र थे। यहां पर आप 3 पुत्र दिए गए कई सारे बुक में, लेकिन 4 पुत्र थे, उन्हीं में से एक था ईशान देव। और ईशान देव ने दोस्तों इसी खरौद में आप जानते हैं प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का, लक्ष्मणेश्वर मंदिर का, या लक्ष्मणेश्वर, देखिए आप इसको 2-3 प्रकार से आपको दिया जा सकता है। लक्ष्मणेश्वर मंदिर, एक दिया जाता है लखनेश्वर मंदिर, और एक दिया जाएगा आपको, इसी को बोलते हैं लाखा चौर मंदिर, लाखा चौर मंदिर, ठीक है। एक्चुअल में आप अगर आपने रामायण सही ढंग से पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा, क्या कि आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष का जो वनवास था उसमें लगभग 10 वर्ष के आसपास का समय आप दक्षिण कौशल वाले क्षेत्र में बिताया था, ठीक है। तो यहां पर यह माना जाता है कि उनके जो अनुज थे श्री लक्ष्मण जी, उन्होंने जो है वो खरौद में एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसमें 1.25 लाख छिद्र थे, ठीक है। इन छिद्रों को जो है वो छिद्र युक्त शिवलिंग को लक्ष्मण जी ने वहां पर स्थापित किया था और इसी के कारण इसको लखनेश्वर मंदिर या लक्ष्मणेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। परंतु ये एक्चुअल में शिव मंदिर है, इसको याद रखेंगे। दूसरा चीज, वहां पर ईशान देव ने खरौद में जो शिवलिंग स्थापित किया था वहां पर ईशान देव ने प्रसिद्ध
मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको भी याद रखेंगे। यहां पर एक चीज और मान्यता है कि यदि आप जो 1.25 लाख चावल लेकर जाएं और वहां पर चिपका दें तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो ये मान्यता है। खैर मतलब ये नहीं, पीएससी एग्जाम आते तैयारी नहीं हुए, 15 दिन बचे है, मत चावल के दाना गिनना चालू कर दे, 1.25 लाख हो गए, जाग चिपका दे, भगवान डिप्टी कलेक्टर बन गए वहां। ऐसे नहीं है, है ना। मेहनत आपको उतना ही करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप इस धोखे में ना रहें। हाँ, आपकी वो मनोकामना आपके मेहनत के अनुरूप होगी, आपके मेहनत के अनुरूप होगी तो वो जरूर फलीभूत होगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखें सूरबल। सूरबल जो था इसी का ही भाई था। ठीक है, ये भी जो है वो किससे संबंधित है, पांडु वंश से संबंधित है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के बारे में हमने बहुत सारी बातें की हुई है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ एक और प्रश्न मैं आपसे इसमें रख दे रहा हूं। महाशिव तीवर देव के काल को, ठीक है, महाशिव तीवर देव के काल को छत्तीसगढ़ का कौन सा काल कहा जाता है? आप जरा उत्तर देके बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। मलगा ताम्रपत्र का जो संबंध है वो इंद्रबल से है। चलिए सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पर 3-4 प्रश्न आपके क्लियर होंगे, तो बहुत ढंग से आपको चीजों को समझने का जरूरत है। क्यों? क्योंकि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और अटेम्प्ट आपको कैसे करना है, उसी के लिए ही हम यहाँ पर उपस्थित हैं। ठीक, देखिए पहला है ब्रह्मदेव, दूसरा है रामचंद्र, तीसरा है मोहन सिंह और चौथा है अजीत सिंह। आप जानते हैं रायपुर की रतनपुर की कलचुरी शाखा का ही एक कलचुरियों की ही एक शाखा रायपुर वाले क्षेत्र में निवास कर रही थी, जिसकी प्रथम राजधानी खल्लवाटिका, जिसको आज हम खल्लारी के नाम से जानते हैं, वो वहां पर राजधानी स्थापित करके यहाँ पर शासन कर रही थी। बाद में उसने रायपुर को जो राजधानी बनाया था। रामचंद्र देव ने जब रायपुर नगर बसाया तो यहीं पर जो है वो राय ब्रह्मदेव ने ही इसको अपनी राजधानी बनाया था। इसको भी आप बहुत ढंग से याद रखेंगे, सारी चीजों को बहुत बारीकी से आप पकड़ते हुए चलिएगा। तो यहां पर देखिए रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा प्रथम शासक कौन था? अगर इसमें क्वेश्चन में रामचंद्र देव के अलावा यदि केशव देव नहीं है, ठीक है, केशव देव यदि इस प्रश्न में नहीं है, ठीक है, तो ये इसका आंसर आप बिल्कुल रामचंद्र देव ही लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे? रामचंद्र देव ही इसका सही आंसर होगा। ठीक, अब यहां पर देखिए, चलिए आगे इसमें आएगा, इसके संस्थापक के बारे में हम बात करेंगे। केशव देव है कि रामचंद्र है, आगे प्रश्न में है, तो उसके संबंध में भी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में ये केशव देव हुआ और केशव देव के बाद जो है वो सिंघण देव होता है। अगला शासक इसके बाद बनता है सिंघण देव, और सिंघण देव के बाद जो शासक बनता है रामचंद्र देव, और रामचंद्र देव के बाद जो अगला शासक बनता है वो है राय ब्रह्मदेव या ब्रह्मदेव, जिसको आप जानते हैं राय ब्रह्मदेव। ठीक है, तो ये राय ब्रह्मदेव के समय बहुत सारे निर्माणकार, बहुत सारे मतलब दो मुख्यतः आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? देखिए पहला जो बना है वो नारायण मंदिर बना है। नारायण मंदिर, नारायण मंदिर कहां पर बना है? तो ये बना है खल्लारी में। खल्लारी इनकी प्राचीन राजधानी, जिसको हम खल्लवाटिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? खल्लवाटिका, महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। और इसका निर्माण जो करवाया था वो देवपाल नामक मोची ने करवाया था, देवपाल मोची। ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा हटकेश्वर महादेव का मंदिर, हटकेश्वर महादेव जी का मंदिर। अब ये कहां पर है? तो ये आप जानते हैं, सभी रायपुर में है, सभी जानते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ये है महादेव घाट रायपुर, महादेव घाट रायपुर।
और इसको बनवाया है हाजी राज। इसके दरबार में एक व्यक्ति रहता था हाजी राज नामक। उस हाजी राज ने हटकेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया है महादेव घाट रायपुर में। ठीक है। अच्छा, जिन लोग वीडियो देख रहे हैं जिनको ये टेंशन है ये बाद में कैसे मिलेगा, तो ये पीडीएफ आपको बिल्कुल अवेलेबल है दोस्तों। ये आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। पाथ आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल चैनल जो बना हुआ है वहां पर ये पीडीएफ इसी रूप में आपको मिलेगा, जिससे रिवाइज करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ठीक है। तो आप अगर उसको ज्वाइन नहीं की है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हटकेश्वर महादेव का मंदिर महादेव घाट रायपुर और नारायण मंदिर का निर्माण करवाया है किसने? राय ब्रह्मदेव ने। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। रामचंद्र देव ने रायपुर नगर को बसाया है। रामचंद्र देव के बारे में याद रखेंगे, इन्होंने रायपुर नगर को बसाया है। नगर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय ये नगर था और अभी ये शहर है। रायपुर नगर को बसाया है। अब यहां पर देखिए, जब राय ब्रह्मदेव का पुत्र हुआ, ये रामचंद्र का पुत्र हुआ राय ब्रह्मदेव, तो इसने उस खुशी में राय ब्रह्मदेव अपने पुत्र के नाम पर राय ब्रह्मदेव का राय निकाला। ठीक है। राय ब्रह्मदेव का क्या निकाला? राय निकाला। मैं यहां पर लिखा हुआ हूं राय। और पुर कहते हैं नगर को। पुर किसको कहते हैं? नगर को। पुर का अर्थ होता है नगर। तो रायपुर को मिलाकर इस जगह को बसाया था रायपुर, जहां से मैं अभी लाइव हूं। इसी को ही किसने बसाया था? रामचंद्र देव ने बसाया था। अब यहां से एक जबरदस्त क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि रायपुर को राजधानी किसने बनाया? क्वेश्चन इस प्रकार से आ गया तो ध्यान रखेंगे, रामचंद्र देव ने रायपुर नगर को बसाया जरूर था, परंतु राजधानी राय ब्रह्मदेव ने बनाया था 1409 ईस्वी में। कब? 1409 ईस्वी में इसको रायपुर को राजधानी बनाया था। इस बात में ध्यान रखेंगे, राय ब्रह्मदेव ने। हमारे जब प्रश्न का प्रेशर रहता है दोस्तों, जब एग्जाम हॉल में जब जाते हैं तो इतना प्रेशर रहता है कि आपको फटाक से दिखेगा कि रामचंद्र देव हाँ रायपुर को बसाया है, और इसी ने उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रायपुर को जिला किसने बनाया? जिला। ठीक है। किस कलचुरी शासक ने रायपुर को जिले का दर्जा दिया था? फटाफट देखे, रामचंद्र देव दिखा, हमने सटासट आंसर लगा दिया। बहुत बड़ी गलती आप वहीं पर कर दिए। ठीक, रामचंद्र देव ने रायपुर को जरूर बसाया, लेकिन राजधानी बनाया राय ब्रह्मदेव ने 1409 ईस्वी में। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, बहुत सारी बातें इसमें कर ली। मोहन सिंह कलचुरी वंश में रायपुर शाखा का एक ऐसा शासक था जो जीवन भर इस लालच में रहा। इसकी जबरदस्त स्टोरी है। अगर स्टोरी में आऊंगा तो 10-15 मिनट ऐसे ही निकल जाएगा। ये हमेशा से देखता रहा कि मुझे शासन मिलेगा। तखत सिंह के बाद राज सिंह से मित्रता हो गई। राज सिंह ने भी इसको आश्वासन दिया कि तुम ही जो है वो अब मेरे बाद क्या बनोगे? शासक बनोगे। ठीक है। क्योंकि उसका राज सिंह का एक पुत्र था विश्वनाथ सिंह, और विश्वनाथ सिंह को जब ये पता चला कि वो ब्राह्मण का पुत्र है, किसी ब्राह्मण से उसकी माँ का नियोग प्रथा से बच्चा उत्पन्न हुआ वाला पुत्र है, तो उसने आत्महत्या कर लिया। और उसके बाद फिर मोहन सिंह को बनना था, लेकिन उसका लक वहां भी साथ नहीं दिया। बहुत लंबी स्टोरी है। इस स्टोरी को हम मिडाइवल हिस्ट्री में कंप्लीट कर लेंगे। अभी आपके लिए इसको मैं छोड़े रहता हूं। ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करेंगे दोस्तों। चलिए, तो इससे संबंधित मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कलचुरी शासक। अब आप एक चीज देख रहे होंगे यहां पर, मैं कलचुरी को कई बार इस प्रकार लिखा हूं, कई बार इस प्रकार लिखा हूं, और कई जगह आपको इस प्रकार लिखा हुआ दिखेगा। तो ये क्या सर, ये अलग अलग क्यों? कलतसुरी भी लिखा हुआ दिखेगा। तो इस प्रकार अलग अलग क्यों? तो ये अलग अलग वो प्राचीन काल से ही डिटेक्ट किया हुआ है। प्राचीन काल से इसको ऐसे ही पढ़ा गया है। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग प्रकार से नाम दिया है। ठीक, तो ये तीनों के तीनों सही है। इसमें आप घबराने वाली बात नहीं है कि सर इसमें कैसे आ गया, उसमें कैसे आ गया। आप ज्यादा उसमें सोचने विचारने वाली जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये सभी के सभी सही, इस बात को ध्यान रखेंगे। कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने बस्तर के किस शासक को परास्त किया था? ठीक है। तो आप एक चीज याद रखिएगा, जो ये हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है, ये जो आप रफली एक छत्तीसगढ़ का मैप देख रहे हैं,
यहां पर हम लोग देखें तो ये पार्ट जो है वो बस्तर वाला पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है वो रतनपुर वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहां से जो शासन कर रहा था वो था जाजल्य देव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम, और यहां से उसी समय समकालीन शासक था छिंदक नागवंश का और सोमेश्वर देव प्रथम, सोमेश्वर देव प्रथम। तो ये सोमेश्वर जाजल्य देव प्रथम ने जो है वो इधर, अगर हम लोग बात करें रतनपुर वाले क्षेत्र की, जाजल्य देव का जलजला बोलता था, एक छत्र शासक। और सोमेश्वर देव के कुरुषपाल अभिलेख को आपने यदि पढ़ा होगा तो ये बस्तर क्षेत्र में तो शासन कर ही रहा था। यहां पर चंद्रपुर, लंजिका, बालाघाट, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, रतनपुर, बहुत सारे जगह को इसने विजिट कर लिया था। उड्र, उड़ीसा वाला क्षेत्र। तो इसके विजय अभियान को देखेंगे तो ये लगभग उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र और ये पूरे क्षेत्र में इसका शासन था, किसका? सोमेश्वर देव प्रथम का। तो इसकी तुति बोलती थी उस समय। लेकिन जाजल्य देव प्रथम जब आया तो जाजल्य देव प्रथम ने किस पर आक्रमण किया था? तो ये आप जानते हैं, सोमेश्वर देव पर आक्रमण किया था। ठीक है, किस पर आक्रमण किया? सोमेश्वर देव पर आक्रमण किया। और सोमेश्वर देव को उसके समस्त मंत्रियों, उसके सेना को तो पूरा का पूरा मार दिया दोस्तों, और उसके मंत्री और उसकी पत्नियों और उसकी माताओं समेत उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद देखिए कई बुक्स में अलग अलग दिया है, लेकिन मैं ऑथेंटिक बुक्स का प्रयोग कर रहा हूं। कहा जाता है कि उसकी माता के कहने पर, तो किसकी माता के कहने पर छोड़ा था सोमेश्वर देव को? सोमेश्वर देव की माता के कहने पर कि जाजल्य देव प्रथम की माता के कहने पर? तो जाजल्य देव प्रथम की माता के कहने पर इसने जो है इसको छोड़ दिया था, सोमेश्वर देव प्रथम को। ठीक है, क्यों? इसकी भी स्टोरी है। दोनों की माताओं का कहीं ना कहीं संबंध आप देखेंगे तो ये कवर्धा कि जो राजवंश है उनसे कहीं ना कहीं इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसने क्या कर दिया था, वही काका बड़ा मौसी मौसी मौसा वाला रिश्ता देकर से थी, छोड़ दी इसकी हिस्सा। ठीक, मौसी का हाथ तो छोड़ देता वाले। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सोमेश्वर देव प्रथम को इसने, सोमेश्वर देव प्रथम पर इसने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाबू रेवाराम की कौन सी कृति सिंहासन बत्तीसी का पदानुवाद है? और ये अब भी पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, तो मैंने 2-4 अभी कलचुरी वंश से संबंधित हैं जिनकी रचनाओं के बारे में आपको बार बार बताया है। पहला गोपाल मिश्र की रचना आप याद रखेंगे। ठीक है, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित, जैमिनी अश्वमेघ और राम प्रताप अधूरी, ये सब जो है वो खूब तमाशा। ठीक, किसकी? गोपाल मिश्र की रचनाएं हैं। इसके बाद बात करें बाबू रेवाराम की रचनाएं तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा रत्न परीक्षा, विक्रम विलास और रतनपुर का इतिहास, गीता माधव, रामाश्वमेघ, ये सभी रचनाएं जो है वो बाबू रेवाराम की रचनाएं, और भी रचनाएं हैं। ठीक, और इसके अलावा पंडित शिवदत्त शास्त्री की इतिहास समुच्चय को भी याद रखेंगे, और माखन मिश्र की राम प्रताप पुरी, छिंद, एक और ग्रंथ है छंद, चलिए मैं याद आएगा तो बता दूंगा, तो उसको भी, ठीक है, मैं अभी याद आएगा तो उसको बता दूंगा। एक अच्छी रचना है जो पूछी जाती है। यहां पर जो बात की जा रही है सिंहासन बत्तीसी तो ये किसका पदानुवाद है? विक्रम विलास का। ये प्रश्न पूछा गया था इसलिए मैंने डायरेक्ट ले लिया। ये आप ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को थोड़ा सा डीप में पढ़ना पड़ता है, लेकिन इतना डीप में कोई पढ़ता नहीं है, है ना। वो जनरली कुछ प्रश्न ऐसे रहते हैं जिनको इसलिए दिया जाता है कि आप उसमें भ्रमित हो। ठीक, तो इसको भी याद रखिए, क्योंकि 100 में 100 कोई नहीं ला सकता, ये बात सत्य है। तो परसेंटेज में यदि बात करें तो 60 से 70% में ही सिलेक्शन होना है। ठीक है, चलिए, तो ये चौथा प्रश्न याद रखेगा, विक्रम विलास ग्रंथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनाया था, बादल महल का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो किस कलचुरी शासक ने करवाया था? क्या कल्याण साय ने करवाया था, रत्नदेव द्वितीय ने करवाया था, राज सिंह देव ने करवाया था, या बादल सिंह देव ने करवाया था? तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये निर्माण जो है वो किसने करवाया था? बादल महल का निर्माण राज सिंह ने करवाया था, राज सिंह ने करवाया था। ठीक है, राज सिंह की 3 रानियां थी, उन 3 रानियों में एक रानी थी कजरा देवी, कजरा देवी। इसी कजरा देवी के याद में ही उसने
प्रसिद्ध बादल महल का निर्माण करवाया था, ठीक है, और राजपुर नामक नगर भी बसाया था, ठीक। तो याद रखेंगे राज सिंह ने जो है वो किसका निर्माण करवाया, बादल महल का निर्माण करवाया। राज सिंह जो है वो तखत सिंह का पुत्र था, इस बात को ध्यान रखेंगे, और राज सिंह का पुत्र था कौन, विश्वनाथ सिंह, ठीक। बात करें कल्याण साय की, तो कल्याण साय के बारे में कल हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करी हुई है। क्या, कल्याण साय ने जमाबंदी प्रणाली शुरू की थी, कल्याण साय ने जो है वो जगन्नाथ स्वामी का मंदिर बनवाया था, कल्याण साय जो है वो जहांगीर के दरबार में 8 वर्षों तक रहा था। इसने एक राजस्व पुस्तिका जो है वो लिखी थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। रत्नदेव द्वितीय के संबंध में भी हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हुई है, अगर आप नहीं देखें तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रायपुर नगर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी। ये देखिए, अब भी आप हम लोग इस संबंध में चर्चा की है और यही वाला प्रश्न आ भी गया। तो आप जानते हैं इसका जो है स्थापना रामचंद्र देव द्वारा किया गया था। रामचंद्र ने रायपुर नगर की स्थापना की थी, लेकिन इसको राजधानी बनाया था ब्रह्म राय देव या राय ब्रह्म देव ने, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक। वैसे भी केशव देव और अशोक, केशव देव के संबंध में बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक। चलो, जाजल्लदेव द्वितीय के संबंध में असत्य कथन है। जाजल्लदेव द्वितीय को ध्यान रखेंगे, जाजल्लदेव प्रथम जितना प्रतापी शासक था उससे कम प्रतापी था जाजल्लदेव द्वितीय। देखिए, जाजल्लदेव इसने चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था। बी है, त्रिपुरी के शासक जय सिंह को युद्ध में पराजित किया था। सी है, अमोदा मल्हार व शिवरी नारायण अभिलेख से इसके संबंध की जानकारी मिलती है, इसके संबंध में जानकारी मिलती है। ये महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करते हैं, ठीक है। तो जाजल्लदेव को आप जानते हैं मित्रों, जाजल्लदेव जो है वो 1168 से लगाकर जाजल्लदेव द्वितीय कब से कब तक शासन किया था, तो ये 1165 से लगाकर 1168 ईस्वी तक इसने शासन किया था। एक्चुअल में इसका भाई भी था जगतदेव, जगतदेव जो है वो बाहर गया हुआ था सीमा की रक्षा के लिए, ठीक है। तो ये इसने जो है वो शासन भार संभाला, ये छोटा भाई था, और इसके संबंध में ये कथन पर हम इस विचार करते हैं एक एक करके। इसने चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण करवाया था क्या, बिल्कुल करवाया था, चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण इसने करवाया था दोस्तों, रतनपुर में, ध्यान रखेंगे। त्रिपुरी के शासक जय सिंह, देखिए त्रिपुरी के शासक से जाजल्लदेव प्रथम के समय से ही जो है वो इन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। तो त्रिपुरी के जो कलचुरी शासक थे उनको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमारे से ही एक शाखा विकसित हुई और हमको ही आज जो है वो उनका सामना करना पड़ रहा है, इसलिए बीच बीच में आक्रमण करते रहे, ठीक है। आपने देखा होगा गया कर्ण ने आक्रमण किया और उसके बाद ये आप देख रहे हैं जय सिंह ने। तो जय सिंह ने बिस्कुट युद्ध में इसमें जाजल्लदेव द्वितीय के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन ये युद्ध में पराजित हो गया था इसके जो सेनापति है अल्हड़ देव की मदद से, और वो शहीद भी हो गया था, ठीक है। और बहुत सारी बातें इसमें हैं, आप ध्यान रखें। उसके बाद उनके बच्चों को जाजल्लदेव द्वितीय ने अपने बच्चों के समेत उसका पालन पोषण किया था। और बात करें अमोदा मल्हार व शिवरी नारायण अभिलेख से इसके संबंध में जानकारी मिलती है, बिल्कुल अमोदा मल्हार व शिवरी नारायण अभिलेख से इसके संबंध में जानकारी मिलती है। और इसके संबंध में ये भी जानकारी मिलती है कि जाजल्लदेव द्वितीय को थिरु नामक व्यक्ति जो पहाड़ी कोरवा जाति का था उसने इसको बंदी बना लिया था और कुछ समय बाद छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये महामंडलेश्वर की उपाधि धारण करते थे, बिल्कुल नहीं, ये महामंडलेश्वर की उपाधि धारण नहीं करते थे। महामंडलेश्वर की तो उपाधि कौन धारण करते थे, ये धारण करते थे पृथ्वीदेव प्रथम। ये कौन सी उपाधि धारण करते थे, तो जाजल्लदेव द्वितीय जो है तुम्माड़ाधि तुम्माड़ाधिपति की उपाधि ये धारण करते थे जाजल्लदेव द्वितीय, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको आंसर पता चल गया। ऑप्शन डी क्या पूछा है, असत्य कथन बताना है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल असत्य कथन है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल असत्य कथन है। तो यही हमारा
करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनी देवी मंदिर, जिसे हम और क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं, एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो ये इसका निर्माण किसने करवाया था? जाजल्य देव द्वितीय ने, जगत देव ने, प्रताप मल्ल ने या रत्नदेव तृतीय ने? किसने करवाया था? ठीक, तो आप बहुत बड़ी भांति जानते होंगे कि इसका निर्माण जो करवाया था रत्नदेव तृतीय ने करवाया था। किसने करवाया था? रत्नदेव तृतीय ने। रत्नदेव तृतीय का यदि कार्यकाल देखें तो ये 1178 से लगाकर 1198 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ठीक है, 1178 से लगाकर 1198, शायद 98 देख लीजिएगा आप, ये 98 या 95 दोनों में से एक है। 98 मेरे ख्याल से ध्यान आ रहा है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। 1178 से 1198 तक इसने किसने शासन किया था? रत्नदेव तृतीय ने। रत्नदेव तृतीय का जो अभिलेख मिला है दोस्तों, उसमें रतनपुर अभिलेख से उसके संबंध में जानकारी मिलती है। तो रत्नदेव तृतीय का जो अभिलेख मिला है उससे ये पता चलता है कि इसके समय में जो है वो बृहद अकाल पड़ा था। और एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, क्या देखिए, इसका जो इसके पहले जो शासक थे जगत देव, जगत देव के बाद आया कौन? कौन आया? हमारे रत्नदेव तृतीय, जगत देव। अच्छा देखिए, जगत देव की पत्नी थी रानी सोमल्ला देवी, रानी सोमल्ला देवी, और इन दोनों का पुत्र था रत्नदेव तृतीय। जगत देव के समय देखिए, जाजल्य देव बहुत कमजोर शासक था और उसी के समय ही जो है वो जयसिंह का भी आक्रमण हुआ। जगत देव बाहर था, तो यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बहुत ज्यादा व्याप्त थी। मतलब पूरे क्षेत्र में अव्यवस्था इतनी ज्यादा थी, भ्रष्टाचार कर रहे थे, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा था, कोई भी विधि, कोई भी किसी प्रकार का नियम मानने के लिए तैयार नहीं था। राजकोष भी खाली हो गया था, राजतंत्र चलाने के लिए पैसा नहीं था। और ऐसे सिचुएशन में कौन अगला शासक बनता है? रत्नदेव तृतीय। जब रत्नदेव तृतीय अगला शासक बनता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि साम्राज्य को कैसे संभाला जाए, कैसे पुनः स्थापित किया जाए। तो उसने एक चतुर ब्राह्मण, एक ब्राह्मण था जिसका नाम था, मराठी ब्राह्मण था, गंगाधर राव। गंगाधर राव को जो है वो अपना मंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, गंगाधर राव को। और गंगाधर राव इतना चतुर था, इतना बुद्धिमान था, उसने बहुत ही बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है पूरा शासन को कंट्रोल किया और जो अव्यवस्था फैली हुई थी उसको व्यवस्थित किया, और इसके बाद बहुत सारे निर्माण कार्य भी किए। ठीक है, जिसमें से पहला जो है वो कौन है? लखनी देवी का मंदिर। लखनी देवी का मंदिर इसने 1179 में लक्ष्मी मंदिर के नाम से बनाया था, लक्ष्मी देवी का मंदिर। ठीक है, अब ये लक्ष्मी देवी का जो मंदिर है वो बाद में अपभ्रंश होकर क्या बन गया? लखनी देवी का मंदिर हो गया था, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसने पूरा राती शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कहां पे? पूरा राती शिव मंदिर, इसका भी निर्माण करवाया था रतनपुर में। किसने? गंगाधर राव ने। ठीक है, जो इसका मंत्री था रत्नदेव तृतीय का। तो इस बात को आप बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया, बहुत अच्छे से मिल गया। किसने? रत्नदेव तृतीय हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। लखनी देवी मंदिर या एक वीरा देवी मंदिर का निर्माण जो है वो रत्नदेव तृतीय के मंत्री गंगाधर राव ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तखत सिंह ने तखतपुर नगर को बसाया था। ठीक है, इसके 3 भाई थे, सरदार सिंह, बखत सिंह, रघुनाथ सिंह। चौथा, राज सिंह ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया था। तो ये तो अभी हम लोगों ने देखा था, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो कथन एक सही है क्या? तो इस पर विचार। तखत सिंह ने तखतपुर नगर को बसाया था, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
तखतपुर ने ही तखतपुर जो है नगर को बसाया था, और तखतपुर का कोई पुत्र नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपनी पत्नी का नियोग प्रथा करवाया ब्राह्मण बड़गैया से, और उससे उसका पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राजसिंह। ठीक है, इन सभी चीजों को आप क्रम से ध्यान रखिएगा। इसके 3 भाई थे, बिल्कुल 3 भाई थे, सरदार सिंह, बखत सिंह और रघुनाथ सिंह। ठीक है, राज सिंह ने रतनपुर में बादल महल का निर्माण करवाया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में यदि देखें तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। तो कथन 1 व 2 व 3 सही है, मतलब तीनों सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। पूरी तरह से आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए मेरे दोस्त, तभी आप जो आजकल डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है, ना केवल पीएससी में, व्यापम में भी, उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के संस्थापक माने जाते हैं। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो आपको पता होगा उदयन, इंद्रबल, ईशानदेव और नन्नराज प्रथम। तो ये पांडु वंश के संस्थापक तो एक्चुअल में इंद्रबल को होना चाहिए था, और इंद्रबल ही है जिसको आंसर लिया गया है हमारी आयोग द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा इसको आंसर लिया गया है। लेकिन इंद्रबल ने सरबपुरी शासक, अंतिम शासक प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके बिल्कुल पांडु वंश की स्थापना तो छत्तीसगढ़ में की थी, लेकिन इसने स्वयं शासन नहीं किया था। इसने स्वयं शासन न करके किसको शासन करने दिया था? उदयन को शासन करने दिया था। शासन किसने किया था? प्रथम शासक अगर हम लोग बात करें तो कौन है? उदयन। और इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है वो कौन सा? कालिंजर अभिलेख से इसके संबंध में जानकारी मिलती है। कालिंजर अभिलेख, कालिंजर अभिलेख से। और याद रखिएगा इसी अभिलेख में एक और जानकारी मिलती है, कालिंजर में इसने भद्रेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था। भद्रेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया था, ये हमको पता चलता है कालिंजर अभिलेख से उदयन के बारे में। और उदयन इस जो वंश है पांडु वंश का प्रथम शासक था, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद उदयन के बाद जो शासक बना वो इंद्रबल बना। इंद्रबल हमने देखा मलगा ताम्रपत्र से इसके संबंध में जो है वो जानकारी मिली है, इंद्रबल। ठीक, और उसी का पुत्र था ईशानदेव। तो इन पर हम लोगों ने बात कर लिया है, इसलिए मैं जो और ज्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूं, मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें 11 सुमेलित नहीं है। कालिंजर शिलालेख, उदयन, खरौत शिलालेख इंद्रबल, अड़भार शिलालेख महाशिव तिवरदेव और शिरपुर शिलालेख हर्षगुप्त। तो इसमें से कौन सा शिला, मतलब ये शासक दिया हुआ है उससे संबंधित शिलालेख यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा शिलालेख है जो मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है, उसके संबंध में जानकारी नहीं मिलती है। तो अभी हमने बात किया कालिंजर शिलालेख उदयन, उदयन को इसमें आदि पुरुष बताया गया है, उदयन को इसमें संस्थापक बताया गया है, भद्रेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण किया, ये जानकारी हमको इसमें से मिलती है। इंद्रबल के संबंध में जितनी इंद्रपुर शहर बसाया, संस्थापक। अच्छा, वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए, इसको भी देखिएगा, अगर प्रश्न आपके पास इस प्रकार से आता है इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप इंद्रबल को आंसर लेंगे, चाहे उदयन उसमें आंसर हो। ठीक है, तब भी इंद्रबल को लेंगे। संस्थापक कौन था, तब भी इंद्रबल को लेंगे, हालांकि उदयन है। यदि इंद्रबल नहीं रहा तब आप उदयन को आंसर लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अड़भार शिलालेख महाशिव तिवरदेव, यही एक गलत है। अड़भार शिलालेख महाशिव तिवरदेव का नहीं है। महाशिव तिवरदेव का हम लोग 2 अभिलेख देखते हैं, एक राजिम अभिलेख और एक बालोद अभिलेख से इसके संबंध में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, और महाशिव तिवरदेव जो था वही जो है वो क्या था दोस्तों, सकल कोसलाधिपति, और कोसलाधिपति की उपाधि ये धारण करता था, इसको ध्यान रखेंगे। तो अड़भार शिलालेख किससे संबंधित है? अड़भार शिलालेख नन्नराज से संबंधित है।
नन्नराज या नन्नदेव से संबंधित है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, सिरपुर अभिलेख हर्षगुप्त से संबंधित है, बिल्कुल सिरपुर अभिलेख हर्षगुप्त से संबंधित है। सिरपुर अभिलेख महाशिवगुप्त बालार्जुन से भी संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर पूछा है सुमेलित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यही इसका आंसर होगा, ये सुमेलित नहीं है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कांकेर के सोमवंश के संबंध में असत्य कथन है। अब याद करिए, मैंने कल ही चर्चा की थी, हमारे कांकेर का सोमवंश, सिरपुर का सोमवंश, दक्षिण कौशल का सोमवंश, मैकल का सोमवंश, 4 प्रकार के सोमवंश के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका शासनकाल 13वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा है। असत्य कथन पहचानना है आपको, तो इनमें से एक असत्य होगा। इसका संस्थापक सोमराज को माना जाता है। इसकी जानकारी सिहावा और तहनका पार ताम्रपत्र से मिलती है। कांकेर के कर्णराज ने देवहद में 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था। बहुत ढंग से समझिएगा क्या, देखिए इसका शासनकाल 13वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा, ये बिल्कुल सत्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कांकेर के सोमवंश से संबंधित जो शासन था इनका, ये 13वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा था। ठीक, अब बात करें इसका संस्थापक, सोमराज को माना जाता है? बिल्कुल नहीं माना जाता है। इसका संस्थापक जो है वो सिंहराज है। संस्थापक कौन है? सिंहराज है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, इसकी जानकारी सिहावा और तहनका पार ताम्रपत्र से मिलती है, बिल्कुल। यदि हम बात करें सिहावा ताम्रपत्र से हमें जो है वो कर्णराज से की जानकारी मिलती है, और तहनका पार अभिलेख से हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो ये पंप राज की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, सिहावा से कर्णराज और तहनका पार से पंप राज के संबंध में जानकारी मिलती है। तो ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कांकेर के कर्णराज ने देवहद में 5 मंदिरों का निर्माण करवाया था, ये भी सही है। केवल 5 नहीं करवाया था, एक और करवाया था। 6वां मंदिर जो बनवाया था रानी भोपल्ला देवी के नाम पर। किसके नाम पर? रानी भोपल्ला देवी के नाम पर एक और मंदिर का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, कर्णराज ने देवहद, अच्छा ये देवहद जो है वो कहां पर है? तो ये आप समझिएगा, वर्तमान जो सिहावा है उसी को ही देवहद कहा जाता था। सिहावा वाले क्षेत्र को देवहद के नाम से हम जानते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। मेरे ख्याल से ये प्रश्न पूरी तरह से आपका क्लियर हो गया है। ठीक, चलिए ये अगला प्रश्न है, इस बारे में आप विचार कीजिए। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूं दोस्तों, आप लोग सोचिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए, तो आप सब ने सोच लिया होगा। प्रश्न है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने निम्नलिखित में से किस शिव मंदिर का निर्माण नहीं करवाया? वाह, बढ़िया प्रश्न है। किस शिव मंदिर का निर्माण नहीं करवाया है महाशिवगुप्त बालार्जुन ने? ठीक है, तो यहां पर गंधेश्वर महादेव का मंदिर, बिल्कुल इसका निर्माण करवाया है। बालेश्वर शिव मंदिर, इसका भी निर्माण करवाया है। सिद्धेश्वर मंदिर पलारी में, इसका भी निर्माण करवाया है। पातालेश्वर मंदिर महादेव का मंदिर, यह है मल्हार बिलासपुर में, और इसका निर्माण इसने नहीं करवाया है। तो इसका निर्माण करवाया किसने है? इस मंदिर का जो है दोस्तों निर्माण करवाया है, वो करवाया है जाजल्ल देव द्वितीय ने। जाजल्ल देव द्वितीय ने 2 मंदिर का निर्माण करवाया है। एक तो है पातालेश्वर मंदिर और एक है चंद्रचूड़ महादेव का मंदिर। तो ये 2 आप ध्यान रखेंगे। बाकी 3 का निर्माण जो है वो किसने करवाया है? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने करवाया है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन वेरी डिटेलिंग हम पढ़ चुके हैं, प्रश्नों के माध्यम से पूरी विस्तृत चर्चा किया जा चुका है। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेंड्राबंद, कोनारी, बिलाईगढ़ और पवनी से प्राप्त अभिलेख का संबंध निम्न में से किस शासक से है? ठीक है, निम्न में से किस शासक से है? तो यह बहारेंद्र शाह से है? बिल्कुल नहीं है बहारेंद्र शाह से।
कल्याण साय से है, बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण साय से है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बारेंद्र साय से भी बिल्कुल नहीं संबंध है दोस्तों इसका, कल्याण साय से भी संबंध नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल इसके बारे में। तो ये किससे संबंधित है? तो ये कलचुरी वंश का अंधकार युग से पहले जो शासक था, मतलब अंतिम शासक अगर कह ले अंधकार युग के पहले का, तो प्रताप मल्ल था। ठीक है, प्रताप मल्ल ने 1198 से 1222 ईस्वी तक जो है वो यहाँ पर शासन किया था। इसने तांबे के गोल एवं षटकोणी सिक्के जारी किए थे और इसकी जानकारी हमको पेंड्राबंद कोनारी बिलाईगढ़ अभिलेख से मिलता है। अगर बात करें पेंड्राबंद अभिलेख 1213 ईस्वी, कोनारी अभिलेख 1216 और है बिलाईगढ़ अभिलेख, तो ये 1217 के आसपास प्राप्त, मतलब अब 1217 का अभिलेख है, जारी किया हुआ अभिलेख है। तो इन 3 अभिलेखों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा पवनी भी है जो प्रताप मल का अभिलेख है, जिसके बारे में हमको कलचुरी वंश के और खासकर प्रताप मल जो शासक था उसके संबंध में जानकारी मिली है। इसी अभिलेख में अंतिम बार कलचुरी संवत का प्रयोग किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसी में ही अंतिम बार कलचुरी संवत का प्रयोग किया गया है और प्रताप मल से संबंधित है। ठीक, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15, मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह का शासनकाल था। बहुत ढंग से प्रश्न को पढ़ेंगे और उसके बाद ही उत्तर लगाएंगे। मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह का शासनकाल था। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो रघुनाथ सिंह का जो शासनकाल था 1732 से लगाकर 1741, ये इस समय स्वतंत्र शासक था, कलचुरी वंश का स्वतंत्र शासक था। ये इस समय मराठों के अधीन शासक नहीं था। 1741 में रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने जो है रघुनाथ सिंह पर आक्रमण कर दिया। रघुनाथ सिंह जो है वो अंतिम कलचुरी शासक था। ठीक है, यदि आपसे देखिए यहां पर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। प्रश्न नंबर 1, अंतिम कलचुरी शासक कौन था? कलचुरी शासक, तो आप क्या लिखेंगे? रघुनाथ सिंह, क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था छत्तीसगढ़ में अभी तक। ठीक है, रघुनाथ सिंह याद है। चलिए, इसके बाद 1741 में भास्कर मोहन सिंह का षड्यंत्र था, बहुत लंबी कहानी है। मोहन सिंह को राजा नहीं बनाया गया। राज सिंह ने वादा जरूर किया था मोहन सिंह से कि मेरे बाद आप ही, मेरा तो और कोई पुत्र है नहीं, एक विश्वनाथ था उसने सुसाइड कर लिया, तो अब कोई नहीं है, आप ही जो है वो अगला शासक बनेंगे। लेकिन जब राज सिंह की मृत्यु हुई तो उस समय ये शिकार करने गया हुआ था जंगल, जाओ घूमो फिरो, और घूमो फिरोगे तो वही होगा, राज सिंहासन निकल जाएगा। आपके साथ भी वही लागू होते, तहु मन घूमो फिरो, तुम्हारा मन के सिंहासन निकल रही है ना। तो घुमाई फिराई बंद और सब एक बंद हो ही, और जे मन थोड़ा बहुत अभी पार्टी वार्टी छठी कार्यक्रम निपटा तो ही ते मन बंद कर दो, अभी बर्थडे छठी ला है ना, 2 महीने तो कम से कम अभी बिल्कुल बंद रखिए। तो मोहन सिंह अगला शासक नहीं बना और इसने अपने चाचा सिरदार सिंह को जो है वो अगला शासक बना दिया। राज सिंह मृत्यु के समय था तो बनाना था, किसी न किसी के सर पे साथ ताज रखना था। तो इसके चाचा जो है वो 1712 से लगाकर 1732 ईस्वी तक शासन किए। ठीक है, और उसके बाद अंतिम शासक बना रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह जब शासक बना तो ये 60 वर्ष की आयु का था। ठीक है, 1732 में शासक बनता है, मतलब अधेड़ उम्र का डोकरा, छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे, डोकरा। तो डोकरा को इसने ही कलेजा फड़फड़ा रही थे, अब कत्ते लकाय कर ली। और इसी के दौरान इसका एक पुत्र था, उसकी भी मृत्यु हो गई। एक तो डोकरा, ऊपर से ओखर लइका, जय श्री राम, स्वर्ग लोक पधार गए। अब वो बहुत ज्यादा दुखी था, दुखी मन से बैठा हुआ था, उसको राजपाट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था।
ठीक है, वो राजपाट से बिल्कुल अलग था, उससे कोई इंटरेस्ट नहीं था। शोक भवन में शोक मनाया। आपने रामायण देखा होगा, कोप भवन था, वैसे यहाँ पर शोक भवन, शोक भवन। शोक भवन में गुस्सा थे, तो हमन गुस्सा जत तो जाग को अपन कुरियम खुसर के चुपचाप बैठ जाता नहीं, जाना था दाई बाबू ताहिच मनाए बर की के, है ना, कर लो, दाई बाबू है तब तक, है ना। तो वैसे ही शोक भवन था, तो शोक में बैठा हुआ था। अब इसी समय मोहन सिंह ने चाल चला कि उसको शासन मिल जाए। वो कहीं ना कहीं रायपुर वाले क्षेत्र में जो है वो कलचुरी वंश के शासकों के साथ मिलकर शासन कर रहा था। स्पष्ट नहीं है, ये अभी से बता दूं कि मोहन सिंह रायपुर का राजा था, स्पष्ट नहीं है, ठीक है, शासन कर रहा था, इस प्रकार की जानकारी मिलती है। चूंकि इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, इसकी राजधानी जो थी वो पहले खल्लवाटिका थी, उसके बाद 1409 में जो है वो रायपुर राजधानी कर दी गई। तो रायपुर वाले क्षेत्र से ये शासन कर रहा होगा, स्पष्ट जानकारी नहीं है दोस्तों, मैं बता देता हूं, ठीक है। शासक के साथ मिलकर शासन कर रहा था कि स्वतंत्र शासन कर रहा था, इस संबंध में विस्तृत जानकारी का अभाव है। लेकिन मोहन सिंह कलचुरी वंश का शासक था और ये रायपुर के कलचुरी वंश से मिला हुआ था, ये बात सत्य है। अब मोहन सिंह ने चाल चला कि क्यों ना रतनपुर वाला क्षेत्र जो है वो मुझे मिल जाए। तो ये रतनपुर वाले क्षेत्र को लेने के लिए भास्कर पंत से हाथ मिला लिया। देखिए अलग अलग थ्योरी है, दो अलग अलग थ्योरी है। मोहन सिंह ने ही भास्कर पंत को बुलाया था और भास्कर पंत का जो भोसले शासक थे या बड़े बड़े जो शासक थे, जब किसी विजय अभियान के लिए निकलते थे तो रास्ते में आने वाले छोटे छोटे शासकों को वो हरा कर उनको उनके राज पर कब्जा कर लेते। तो उनके क्योंकि विशाल सेना थी, उनके लिए खाने का प्रबंध, पैसे का प्रबंध, उनके उस समय बैलगाड़ियां थी, है ना, उस समय जो है वो हाथी घोड़े थे, तो उनके चारे का प्रबंध करना, अब उतना सारा लेके तो चल नहीं सकते थे। तो रास्ते में जितने छोटे छोटे शासक मिलते थे उनको जो है वो हरा कर उनसे ये सारी चीजों की व्यवस्था करके अपनी आधिपत्य स्वीकार कराते हुए आगे बढ़ते थे। तो मोहन सिंह ये हो सकता है इस परिप्रेक्ष्य में आया हो, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में आया था तो रायपुर को क्यों छोड़ दिया गया था? उस समय रायपुर को छोड़ दिया था ना भाई, अगर करता तो दोनों जगह करता। तो हो सकता है मोहन सिंह के कारण ही छोड़ा होगा, कई सारी बातें हैं। तो 1741 में भास्कर पंत ने इस पर जब आक्रमण किया तो ये बिल्कुल सरेंडर अवस्था में था और इसने तोप से इसके गेट को उड़ा दिया, महल के गेट को इसने उड़ा दिया था। तो उसी समय रघुनाथ सिंह की पत्नियां थी, दो पत्नियां थी, एक पद्म कुंवर और एक थी लक्ष्मण कुंवर। पद्म कुंवर और लक्ष्मण कुंवर, ये पद्म कुंवर और लक्ष्मण कुंवर ने सफेद झंडा दिखाकर शांति का अनुरोध किया, युद्ध विराम का अनुरोध किया था, ठीक है। और उसके बाद भास्कर पंत ने सारा खजाना लूट लिया, वहां के सेठ साहूकारों के जायदाद में से भी बहुत सारा पैसा लूट लिया और उसके बाद वो वापस चले गया था। बाद में फिर अलीवर्दी खान ने उसको निपटा दिया था, ये स्टोरी आप पढ़ते रहेंगे, ठीक। तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि ये उसके बाद, हाँ, उसके बाद 1741 ईस्वी में जब शासन किया तो 1741 से लगाकर 1745 ईस्वी तक ये मराठों के अधीन शासन कर रहा था, ठीक है। किसके अधीन शासन कर रहा था? मराठों के अधीन शासन कर रहा था। तो मराठों के अधीन ये प्रथम शासक था जिसने 1741 से 1745 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। अब ये शासक बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने उसके यहाँ पर एक प्रशासक रखा हुआ था, उसको भी उसने बर्दाश्त नहीं किया और बहुत सारा रीजन यहाँ पर थे। और उसके बाद जो है वो 1745 में रघु जी ने इसकी हत्या कर दी और मोहन सिंह को यहाँ का शासक बना दिया था। 1745 में मोहन सिंह मराठों के अधीन शासन कर रहा था 1745 लेके 1757 तक। 1757 में जब बिंबाजी भोसले यहाँ आते हैं उससे 3 महीने पहले ही उसका तबीयत खराब हो जाता है और तबीयत खराब होने की स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत सारी बातें आपको इसमें से ध्यान रखनी है। तो मैंने कहा क्या मराठों के अधीन प्रथम शासक था रघुनाथ सिंह और कलचुरी वंश का अंतिम शासक था रघुनाथ सिंह। मराठों के अधीन जो है वो अंतिम शासक कौन था? तो वो भी रघुनाथ सिंह था। और रायपुर के कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अमर सिंह था। तो ये सारी बातें आपको बहुत ढंग से ध्यान रखनी है।
ठीक है। रायपुर के कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो अमर सिंह था। चलिए आगे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रायपुर में कलचुरी वंश के लाहुरी शाखा के संस्थापक थे। ये देखिए 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, ये है ना, ये मैं बहुत डिटेल में करवा चुका हूं। तो ये माना जाता है रामचंद्र देव को, आप याद रखेंगे। आयोग ने भी इसका आंसर लिया है, यदि रामचंद्र देव नहीं होगा तब आप केशव देव को लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। रायपुर लाहुरी शाखा के शासक अमर सिंह देव के संबंध में असत्य कथन है। यह अंतिम कलचुरी शासक थे। ठीक है। दूसरा, रायपुर लाहुरी शाखा के अंतिम शासक थे। तीसरा, 1750 ईस्वी में उसे पद से हटाकर रायपुर राजिम तथा पाटन परगना जीवन यापन के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है 1753 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इसलिए आप बहुत आराम से अंदाजा लगा लेंगे कि यह अंतिम कलचुरी शासक नहीं था। अंतिम कलचुरी शासक जो था वो था कौन? रघुनाथ सिंह। ठीक है, तो यहां पर अंतिम कलचुरी शासक तो नहीं था। अगर हाँ, रायपुर लाहुरी शाखा का ये अंतिम शासक था, इस बात को बिल्कुल आप मान के चलेंगे। ठीक, रायपुर लाहुरी शाखा का ये अंतिम शासक था। तो स्टेटमेंट पूछा है असत्य कथन, तो हमारा ए जो है वो आंसर होगा। 1750 में उसे पद से हटाकर रायपुर राजिम और पाटन परगना जीवन यापन के लिए प्रदान किया गया था, बिल्कुल किया गया था। 7000 उसके पास टकोली बांधी गई थी। टकोली का मतलब होता है टैक्स, और ये परगना उसको दे दिया गया था। 1753 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र था शिवराज सिंह। इसकी मृत्यु के समय शिवराज सिंह नहीं था, वो भी जंगल में गया हुआ था। तो इसके कारण उससे जो है वो संपत्ति छीन ली जाती है, जो जीवन यापन के लिए जो परगना दिया गया था उसको भी हड़प लिया जाता है। जब 1757 में बिंबाजी भोसले का प्रत्यक्ष शासन यहाँ पर आता है, तो वो उन्हें जो है वो 4 गांव और महासमुंद जिले के 4 गांव, इसके अलावा रायपुर को जीवन यापन के लिए देते हैं। कर टैक्स फ्री गांव थे वो 4 गांव, और रायपुर के प्रत्येक गांव से वो क्या 1-1 रुपए का टैक्स ले सकते थे। तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा। तो यह अंतिम कलचुरी शासक था। ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कलचुरियों के पंचकुल संस्था के संबंध में असत्य कथन है। कलचुरियों के संबंध में दोस्तों उन्होंने एक शासन व्यवस्था ग्राम और नगर में शासन करने के लिए एक पंचकुल संस्था बनाई थी, तो उसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। अब इसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे। इस संस्था में अधिकतम 5 सदस्य होते थे। दूसरा बात करें, इनके सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। तीसरा, इस संस्था को न्याय करने का भी अधिकार था। चौथा, इस संस्था के संचालन के लिए पुलिस, पटेल, तहसीलदार, लेखक, शुल्क ग्राह व प्रतिहारी जैसे अधिकारी होते थे। देखिए, इस संस्था में अधिकतम 5 सदस्य होते थे, बिल्कुल पूछा है असत्य कथन। तो इस संस्था में अधिकतम 5 सदस्य नहीं होते थे दोस्तों। इस संस्था में 5 से 10 तक के सदस्य हो सकते थे। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा, पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, क्योंकि इसमें 5 से 10 सदस्य हो सकते थे। इनके सदस्यों को महत्तर कहा जाता था, बिल्कुल इनके सदस्यों को महत्तर कहा जाता था। लेकिन यहां पर यही ध्यान रखेंगे, इनके सदस्यों में प्रमुख को, सदस्यों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? महत्तम कहा जाता था। महत्तम, ठीक है। सदस्यों को महत्तर और सदस्यों के प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। ठीक। इस संस्था को न्याय करने का अधिकार था, बिल्कुल इस संस्था को न्याय करने का भी अधिकार था, एकदम करेक्ट है। इस संस्था के संचालन के लिए पुलिस होता था, पटेल होता था, तहसीलदार होता था, लेखक होता था, शुल्क संग्रहण करने के शुल्क ग्राह होता था, और प्रतिहारी जैसे अधिकारी होते थे। प्रतिहारी मतलब ये होता है सिपाही, प्रतिहारी का मतलब होता है सिपाही। तो ये सारे अधिकारी होते थे। ठीक है, तो ये पंचकुल संस्था के संबंध में आप ध्यान रखेंगे, इसमें सदस्यों की संख्या 5 से 10 तक हो सकती थी। ठीक, चलिए
आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा निर्मित स्थलों में शामिल नहीं है। पृथ्वीदेव द्वितीय द्वारा निर्मित मंदिरों में शामिल नहीं है। अच्छा, ये फिर से वही प्रश्न आ गया है। ठीक, चलिए ये देखिए, रामचंद्र मंदिर का निर्माण पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया था, बिल्कुल करवाया था। रामचंद्र मंदिर राजिम में जो है उसका निर्माण पृथ्वीदेव का एक सेनापति था जिसको जगतपाल या जगपाल बोला जाता है। जगतपाल, ये इसका सेनापति था। किसका? पृथ्वीदेव द्वितीय का। उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, रामचंद्र मंदिर का। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने ही दोस्तों, जगपाल ने ही क्या करवाया था? राजिम का जो मंदिर है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, राजिम का जो मंदिर है जिसका निर्माण बिलासतुंग ने किया, उसका जीर्णोद्धार करवाया था। जगपाल ने ही जगपालपुर नामक नगर बसाया था। जगपालपुर नगर को बसाया था। ठीक है, खारंग झील रतनपुर, खारंग झील रतनपुर का निर्माण करवाया था वल्लभराज। इसके 3 सामंत याद रखेंगे, वल्लभराज ने। ठीक है, और इसके अलावा खड़ग तालाब का निर्माण करवाया था। खड़ग तालाब, खड़ग तालाब। ठीक, वल्लभराज ने खारंग झील रतनपुर का निर्माण करवाया था। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। धुरजरी महल व डूमर महल मल्हार, हाँ, ये पृथ्वीदेव द्वितीय के समय ही बने हैं। धुरजरी महल और डूमर महल मल्हार का भी निर्माण करवाया था। और इसका एक और शासक था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव ने शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। शिव मंदिर, शिव मंदिर कहां पर है? तो ये नारायणपुर में है। नारायणपुर जिला नहीं है दोस्तों, नारायणपुर गांव का नाम है और ये जिला है बलौदा बाजार। बलौदा बाजार जिले के नारायणपुर मंदिर में, नारायणपुर में ब्रह्मदेव ने जो इसका किसका पृथ्वीदेव द्वितीय का क्या था, सामंत था, उसने क्या बनवाया था? शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा धुरजरी मंदिर जहां पर डिडनेश्वरी देवी का मंदिर विराजमान है, और डूमर महल का भी निर्माण करवाया था मल्हार वाले क्षेत्र में। पातालेश्वर महादेव का मंदिर हम लोगों ने देखा हुआ है, ये जाजल्य देव द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? जाजल्य देव द्वितीय ने। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की हुई है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, फणी नागवंशी शासकों के विषय में जानकारी पुजारी पाली व मड़वा महल शिलालेख से मिलती है। संस्थापक अहिराज को माना जाता है। इसका शासनकाल लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा है। पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध फणी नागवंश से है। तो देखिए, फणी नागवंशी शासकों के विषय में जानकारी पुजारी पाली, गोपाल देव से संबंधित अभिलेख। ठीक है, पुजारी पाली 6वें शासक थे, गोपाल देव से संबंधित अभिलेख, बिल्कुल। और मड़वा महल अभिलेख, मड़वा महल कवर्धा छपरी, और ये संबंधित है रामचंद्र देव से। किससे? रामचंद्र देव से। ठीक, तो ये बिल्कुल इसी शिलालेख से हमें फणी नागवंशी शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। इसका संस्थापक अहिराज को माना जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य कथ स्टेटमेंट है। इसका जो संस्थापक है वो अहिराज को ही माना जाता है। इनका शासनकाल लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा, तो बिल्कुल ये भी सही है, 11वीं से 14वीं शताब्दी तक रहा है इसका शासनकाल। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, पचराही से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों का संबंध फणी नागवंश से था। बिल्कुल फणी नागवंश से था। अब इसमें तो चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? सही है। तो इसमें 1 2 3 सभी सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सभी सही है। ठीक है, पुजारी पाली अभिलेख गोपाल देव का, गोपाल देव ने जो है वो 1089 ईस्वी में बोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था कवर्धा, चौराग्राम कवर्धा में। ठीक है, मड़वा महल अभिलेख, मड़वा महल एक शिव मंदिर है, इसको ध्यान रखेंगे। छेरकी महल, मड़वा महल जो बोलते हैं ना, मड़वा महल एक शिव मंदिर है। मड़वा महल का निर्माण जो है वो रामचंद्र देव ने करवाया था। शादी का, वहां पर उसने शादी किया था
किसने? रामचंद्र देव ने, ठीक है, अंबिका देवी से, है ना, उसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट सही है, इसको ध्यान रखिएगा, फणी नागवंश से संबंधित। ठीक, चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित मंदिरों में से छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित मंदिर है। कैसे मंदिर? तो ये चंद्रादित्येश्वर मंदिर, बत्तीसा मंदिर, नारायण पाल का विष्णु मंदिर, चौथा मामा भांचा मंदिर और पांचवा है राम टेकरी मंदिर। देखिए, चंद्रादित्येश्वर मंदिर ये धारावश छिंदक नागवंशीय शासक जो नृपति भूषण था उसका पुत्र था धारावश, जगदेव भूषण धारावश ने का जो सेनापति था चंद्रादित्य, उसने चंद्रादित्येश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके अलावा चंद्रादित्य सरोवर का भी निर्माण करवाया था इसने। कहा? चंद्रादित्य सरोवर का भी चंद्रादित्य ने निर्माण करवाया था। बात करें बत्तीसा मंदिर, बत्तीसा मंदिर जो जुड़वा शिवलिंग, जहां पर बत्तीसा मतलब 32 खंभों पर टिका हुआ शिव मंदिर है, जुड़वा शिव मंदिर है, और इसका निर्माण गंग महादेवी ने करवाया था, जो सोमेश्वर देव प्रथम की पत्नी है। सोमेश्वर देव प्रथम की 3 पत्नियां थी, ठीक है, गंग महादेवी, धारण महादेवी, सोमल महादेवी, उसकी माता थी गुंड महादेवी। तो गंग महादेवी ने बत्तीसा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी बना है किसमें? छिंदक नागवंशी। नारायण पाल का विष्णु मंदिर जो बनवाया है, ये बनवाया सोमेश्वर देव प्रथम ने अपनी माता की आस्था के लिए, नारायण पाल का विष्णु मंदिर बनवाया है। इसके अलावा छिंदक नागवंशियों ने मामा भांचा मंदिर को भी, मामा भांचा मंदिर का निर्माण भी जो है वो छिंदक नागवंशी शासकों ने करवाया है। तो कौन सा नहीं करवाया है? तो ऑप्शन 5 आपको दिख रहा है, राम टेकरी मंदिर, इसका निर्माण बिंबाजी भोसले ने करवाया है। बिंबाजी भोसले ने, ठीक है, राम टेकरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बिंबाजी भोसले ने। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव के संबंध में कथनों पर विचार करें। सोमेश्वर देव के संबंध में, ये परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे। इनकी माता का नाम गंग महादेवी था। इसके स्वर्ण सिक्के रतनपुर से प्राप्त हुए। इसने कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को युद्ध में पराजित किया था। चलिए पहले स्टेटमेंट पर आते हैं। ये परम भट्टारक परमेश्वर की उपाधि धारण करते थे, बिल्कुल करते थे। इसके अलावा ये महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करते थे। महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण करते थे। महाराजा धीराज छोटे मोटे थोड़ी है, महाराजा धीराज को बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। बहुत सारे इसके विजय अभियान, पूरे उत्कल का क्षेत्र और ये हमारे महाराष्ट्र की ओर का क्षेत्र पूरा का पूरा मिला लिया था। ठीक, इनकी माता का नाम गंग महादेवी है, बिल्कुल गलत है। इनकी माता का नाम गंग महादेवी हो ही नहीं सकता है। क्या पूछा है? कथनों पर विचार करें, सही है, पूछा जा रहा है। इनकी माता का नाम है गुंड महादेवी, गुंड महादेवी। ठीक है, इसके स्वर्ण सिक्के रतनपुर से प्राप्त हुए हैं। एक्चुअल में बिलासपुर है, रतनपुर, चलो ठीक है, मान के चलते हैं ये सही है, रतनपुर से प्राप्त हुआ है। इसके कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को युद्ध में पराजित किया था। हाँ जी, इसने कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम को पराजित करके रतनपुर वाला जो क्षेत्र था उसमें से कुछ हिस्सा ये अपने साम्राज्य में मिला लिया था, और इसी का बदला लेने के लिए ही फिर पृथ्वीदेव प्रथम के जो पुत्र थे, ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम और रानी राजल्ला देवी के जो पुत्र थे जाजल्ल देव प्रथम, उसने इस पर आक्रमण करके फिर इसका पूरा जीता हुआ क्षेत्र ही छीन लिया था। ठीक, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो आंसर होगा 1, 3, 4, और ऑप्शन में हमारे पास 1, 3, 4 है ही नहीं। ठीक है, तो आप इसको सुधार लीजिएगा, 1, 3, 4 कर लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसको 1, 3, 4 कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा।
क्लियर है? ठीक, 1 3 4 कर लेंगे ऑप्शन, कोई इशू नहीं, हो जाता है प्रिंटिंग मिस्टेक कभी कभी। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, कलचुरियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। कलचुरी कालीन समाज में प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण फैसले रानियां भी ले सकती थी। इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था। इस काल में प्रचलित अग्रहार ब्राह्मणों को किसी गांव में बसाकर उनके निर्वाह में उस गांव के समस्त आय दान में देने संबंधित थी। ठीक है, बहुत डीपली क्वेश्चन है। देखिए, कलचुरी कालीन समाज में प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण फैसले रानियां भी ले सकती थी। बिल्कुल ले सकती थी, बिल्कुल ले सकती थी। आप देखे होंगे जाजलदेव प्रथम ने जब आक्रमण किया था तो उसकी मां के कहने पर उसने उनको छोड़ दिया था, तो ये प्रशासनिक फैसला ही था। दूसरा हम लोग देखें, रघुनाथ सिंह के ऊपर जब भास्कर पंत ने आक्रमण किया तो राजा रघुनाथ सिंह बैठा तो लक्ष्मण कुंवर और पद्म कुंवर ने शांति की अपील की, युद्ध को विराम कराया। मतलब यहां पर प्रशासनिक फैसले ले सकती थी, बिल्कुल ले सकती थी। इस काल में सती प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल था। इस काल में सती प्रथा का जो है वो प्रचलन था, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर सती प्रथा प्रचलित थी। इस काल में प्रचलित अग्रहार, अग्रहार का अर्थ होता था ब्राह्मणों को कोई गांव दान में दे दिया जाता था, और उस गांव में पहले बहुत सारे ब्राह्मणों को दान में दिया जाता था, अब धीरे धीरे वो प्रथा विलुप्त होती जा रही है। ठीक, तो क्या हुआ कि ग्राम दान में दिया जाता था और उसके जीवन निर्वाह के लिए, क्योंकि वो पूजा पाठ आदि करते थे, राजा को सलाह देते थे, तो एक गांव में बसा दिया जाता था और वहां से जो भी आय प्राप्त होती थी वो गांव को, वो जो है वो ब्राह्मण को ही दे दिया जाता था जीवन निर्वहन के लिए, उसे अग्रहार कहा जाता था। ठीक, तो यहां पर ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। ऑप्शन डी कथन 1 2 व 3 तीनों के तीनों सही हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, तीनों के तीनों सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 24, दंतेवाड़ा में स्थित प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? अब ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है। प्रवीर चंद्र भंज देव ने, अन्नम देव ने, हमीर देव ने, दरिया देव ने। तो ये करवाया है अन्नम देव ने। किसने करवाया है? अन्नम देव ने। अन्नम देव जो है वो वारंगल काकती वंश का शासक था। जब प्रताप रुद्र देव की मृत्यु हो गई तो अन्नम देव जो है वो यहाँ पर आकर शासन करने लगा। अन्नम देव जब वो आ रहा था तो उसकी कुल देवी थी, कुल देवी ने मतलब इसका सारा साम्राज्य छीन गया। तो एक दिन ऐसे ही ये अपने कुल देवी के सामने बैठ के हाथ जोड़ के माता का ध्यान कर रहा था, और माता का ध्यान करते करते इसको माता जी का सपना आया। आप जानते हैं, पिक्चर देखे होंगे, पीछे से पूरा लाइट निकलते हुए सूर्य का प्रकाश, माता जी प्रकट हुई। माता जी प्रकट हुई और बोली कि देखो पुत्र, तुमको क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति, असीम भक्ति से प्रसन्न हूं, तो आपको क्या चाहिए आप बताइए। तो उसने कहा अन्नम देव की माता, हमारे ऊपर पठानों ने, अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर और बाद में और शासकों ने आक्रमण कर दिया और सारा जो शासन है वो तहस नहस हो गया। तो मैं एक साम्राज्य विस्तार करना चाहता हूं, मैं फिर से उस विजित क्षेत्र पर शासन करने की इच्छा जाहिर की। तो माता जी ने कहा तथास्तु, और तथास्तु मतलब सब संभव हो गया। माता जी ने कहा कि कल सुबह बेटा उठ जबे बने मुंदरा कुंडले, मुंदरा मतलब सुबह, और ठंडा है कि डरावे मत, नहा धो लेबे, पूजा पाठ कर लेबे, और पूजा पाठ करके सुबह ले बढ़िया तेहा जाबे, पैदल रेंगत रेंगत जाबे, और तोर पीछू पीछू मैं आहूं। ठीक है, और ते जहां तक जाबे, जितने दूर तक आप जा पाओगे उस क्षेत्र का समस्त साम्राज्य आपका होगा, वहां पर शासन। तो उसने कहा कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन माता ने एक कंडीशन रखी। कहा बेटा ते पीछे मुड़ के मत देखबे, और यदि ते पीछे मुड़ के देखेस तब मैं हा उही जगह का है स्थापित हो जाऊं और उही तक तोर साम्राज्य है रही। इस प्रकार का कंडीशन रखा। अन्नम देव बढ़िया सुबह मस्त लाई बॉय साबुन लई से रगड़ रगड़ के नहीं से पूजा पाठ करी से, माता जी प्रणाम करी से, पैदल रेंगना चालू करीस। तब पीछे माता जी आतरी से तो कर घुंघरू का आवाज आए, छन 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 आवाज आतरी से।
ठीक है। अब आवाज आत रही तो चलत जाए चलत जाए, चलत चलत पहुंची सोहर डंकनी संखनी नदी जो दंतेवाड़ा में है उसके संगम पर। अब उसमें पहुंचा, वो नदी क्रॉस कर रहा था, पानी कम रही से, रेती ज्यादा रही से, तो रेती में पैर धंसते तो आवाज नहीं आए, कम हो जाते, तो रेती में पैर धंसी से तो आवाज थोड़ा सा कम आए शुरू हो, तो डाउट हो इसकी माता जी आत कि नहीं आते ऐसे की के, है ना। फिर आगे चला, फिर उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि नहीं आ रही है करके, तो जैसे वो पानी में गया, पानी की ओर आगे बढ़ा क्रॉस करने के लिए, तो पानी के अंदर पैर होगा तो घुंघरू की आवाज बाहर नहीं आएगी, तो वहां पर पानी में माता जी का पैर गया तो घुंघरू का आवाज आना बंद हो गया, पायल का आवाज आना बंद हो गया, और उसको पूर्ण विश्वास हो गया अन्नम देव की माता जी मेरे साथ नहीं आ रही है। उसने जस्ट पीछे पलट कर देखा, और पीछे पलट कर देखते ही माता जी वहीं पर स्थापित हो गई, और वहीं पर ही प्रसिद्ध दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था अन्नम देव ने। ये कहानी आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। चलिए आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था, अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा कर चुके हैं। चलिए, यह नागर शैली में है, बिल्कुल गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था, लक्ष्मण देव राय उसका साथ दिया था। यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है, बिल्कुल यह नागर शैली में निर्मित मंदिर है। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है क्योंकि खजुराहो से मिलता हुआ मंदिर है। कबीरधाम में स्थित मड़वा महल का निर्माण रामचंद्र देव ने करवाया था, बिल्कुल 24वां शासक था ये, और इसने ही जो है वो कबीरधाम में मड़वा महल का निर्माण करवाया था। मड़वा महल एक विष्णु मंदिर है, ये स्टेटमेंट गलत है। मड़वा मंदिर एक शिव मंदिर है, इस संबंध में हम लोगों ने बात की हुई है। ये क्या है? शिव मंदिर है। तो ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन 3 सही है। तो कथन 1, 2 व 3 सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। हम लोगों ने दोस्तों पिछले 2 दिनों में, ठीक है, पूरा मिडाइवल हिस्ट्री जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जा सकता है, उन सारे प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आप यदि ये सेशन ही अटेंड कर रहे होंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रयास है, हमारा ही नहीं हमारे पूरे टीम का प्रयास है, आपके पास CGGS, इंडियन जीएस और CSET से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रयास को आप बढ़ाते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और सेशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट कीजिए, आपका कमेंट ही हमें चार्ज करेगा। ठीक है, हमारा चार्जर है आपका कमेंट, आपका प्यार। अगर कुछ सुधार है तो वो भी लिखिए, और यदि कोई सुझाव है तो वो भी लिखिए, और कोई आप 2 शब्द कहना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगेगा, बल्कि आपको इसके माध्यम से बहुत सारी चीजें और मिलने वाली है। तो आज के लिए हम ये सेशन यहीं पर विराम करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री पे, तो आप वेट कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री पे एक एक करके क्रमशः पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। 4 से 5 वीडियो उसमें से बनेगा, तो हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे, आपके एग्जाम से पहले सारी चीजें निपट जाएंगी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ और जय भारत। जय हिंद।